एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ और इस ड्रामे में हमारे मेन लीड का नाम है लिन यूसन। लिन यूसन इस टाइम पर एक सर्जन है और वो अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। 8 घंटे हो गए थे और उसने सक्सेसफुली ट्यूमर रिमूव कर दिया था और ये एक परफेक्ट सर्जरी थी। जब वो सक्सेसफुली बाहर निकलता है तो बहुत खुश नजर आ रहा था। स्पेशली जो खुशी उसे पेशेंट की फैमिली को देखकर मिली थी उसकी तो बात ही कुछ और थी। लिन यूसन इतना अच्छा काम करता था कि उसके सीनियर्स भी उसे देखकर खुश हो रहे थे कि हमें अपने इतने अच्छे जूनियर्स मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली सर्जरी करना और डॉक्टर बनना उसका पैशन था जो उसने अचीव कर लिया था। और फिर उसके बाद उसे एक कॉल आती है जो कि उसके कजन की तरफ से थी और वो उसे कह रहा था क्या मैं तुम्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ब्लाइंड डेट पर चलोगे? लेकिन यूसन कहने लगता है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो कहता है आज नहीं तो कल तुमने लाइफ में सेटल डाउन तो होना है, तो आप अपने दिल के दरवाजे खोल क्यों नहीं देते? और फिर इसी के साथ ही वो लड़की को मेंशन करता है कि वो मिस्टर नी की बेटी है। और मिस्टर नी का नाम सुनते ही लिन यूसन के तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। एक्चुअली ये हमारी फीमेल लीड थी जिसका नाम शी गुआंग था और उसे उसने कई दफा देखा था और बस जब देखा था तो उसे दिल ही दे बैठा था। अब इसके बाद तो कोई बात बनती ही नहीं थी, वो तुरंत ही ब्लाइंड डेट के लिए मान जाता है। अब वो बहुत खुशी खुशी दूसरे शहर में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से टक्कर लगती है उसकी गाड़ी को और बस उसके बाद लिन यूसन की गाड़ी का एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें शी गुआंग को दिखाते हैं जो कि इस टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि आजकल वो ज्यादातर तो अपने अंकल के ही घर में रहती थी क्योंकि वो नानजिंग में थे और उसकी यूनिवर्सिटी उसके अंकल के घर के काफी क्लोज थी। यहाँ पर उसका एक कजन भी था जो कि बिल्कुल उसके लिटिल ब्रदर की तरह से बिहेव करता था। अब वैसे तो उसने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था, लेकिन यहाँ पर शी गुआंग को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अब उसका कजन कहता है कि आजकल मैंने नई ट्यूशन रखी है और वो लड़का भी, वो नया टीचर तुम्हारे स्कूल से ही है। और वो जैसे ही नए ट्यूटर के लिए दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि वो जुआंग शू था। जुआंग शू जिस पर यूनिवर्सिटी लाइफ में उसका क्रश रहा था, उसके बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट। अब इसी तरह से 1 साल तो गुजर ही चुका था और इस साल उसने ग्रेजुएट कर जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। शी गुआंग अपने होम टाउन में कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के बाद अब वापस आ रही थी और उसकी रूममेट्स उसे पिक करने के लिए हॉस्टल के बाहर ही खड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स क्योंकि वो सबके लिए चिकन जो लेकर आई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे पता चलता है कि वो लोग उसके चिकन की खातिर नहीं आए बल्कि जुआंग शू ने सारों को एक पार्टी दी हुई है और इसीलिए वो गैदर होकर खड़े हुए हैं। अब उसके पास तो हॉस्टल में सामान रखने का भी समय नहीं था, उन सबको अभी के अभी रेस्टोरेंट जाना था क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जुआंग शू को अगर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती तो उसने सारों को ट्रीट देनी थी और उसे ग्रेजुएशन से पहले ही एक जॉब मिल गई थी जो कि 5 फिगर्स में उसे सैलरी देने वाली थी। अब यहाँ पर शी गुआंग को बैठे हुए ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी 2 रूममेट्स थी जो कि जुआंग शू के 2 फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स थी। बस इस तरह से इनडायरेक्टली उनका काफी आना जाना और रिलेशन बनता रहता था। यहाँ पर सारे लोग अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि कौन कहाँ जॉब करेगा। कुछ लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे थे और शी गुआंग ने भी एक फर्म में जॉब करनी थी जहाँ पर उसने इंटर्नशिप की थी और ये जॉब उसे उसके डैड के लिंक्स की वजह से मिल रही थी। उसके डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। यहाँ पर सारे लोग उसे एनवी कर रहे थे कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने फ्यूचर की, जहाँ चाहो तुम्हें जॉब मिल सकती है। लेकिन शी गुआंग को देखकर लग रहा था कि वो इस जॉब से इतनी हैप्पी नहीं है। यहाँ पर अकेले में एक दफा जुआंग शू से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इस जॉब से हैप्पी नहीं हो तो क्यों अपनी फैमिली को क्लिंग करती हो, अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करो ना, देखो कि तुम खुद कोई जॉब हासिल कर भी सकती हो कि नहीं। अब यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि उन्हीं के ही फ्रेंड्स में एक रूममेट थी जिसका नाम था रोंग और रोंग की बहुत ज्यादा दोस्ती थी जुआंग शू से। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स भी थे और नेबर्स भी, इसीलिए सारे लोगों को लगता था कि अंदर ही अंदर शायद फ्यूचर में ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन अभी तक उन दोनों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद शी गुआंग अपने अंकल के घर जा रही, इतने में उसे कजन की कॉल आती है जो उसे अपना पीएसपी मांग रहा था। अब वो हॉस्टल चली जाती है और वहां से अपना सामान उठा रही थी। इतने में उसके फ्रेंड्स भी वापस आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कमरे में शी गुआंग भी मौजूद है। वो यहाँ रोंग को कहने लगते हैं कि तुम और जुआंग शू दोनों रिलेशनशिप ऑफिशियली अनाउंस कर क्यों नहीं देते, और तुम पहले ही ये बात बता देती कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो शायद हमारी शी गुआंग को इतनी एम्बैरेसमेंट ना झेलनी पड़ती।
अब ये एम्बेरसमेंट किस बात की थी ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बाद शी गुआंग का मूड काफी खराब हो जाता है। उसे पुरानी यादें भी आने लगती हैं। वो जुआंग शू पर पहले दिन से ही क्रश रखती थी और ये बात लगता है कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में काफी ऑब्वियस भी थी। और इसके साथ साथ उसके कजन को भी पता था कि ये मेरे ट्यूटर को लाइक करती है। ऑफ कोर्स जुआंग शू बिल्कुल एक मॉडल स्टूडेंट था। उसने बहुत से अवार्ड्स भी विन किए थे और हैंडसम होने के साथ साथ वो हमेशा गर्ल्स में भी नंबर 1 ही रहा था। अब शी गुआंग ये सारा कुछ भुलाने की कोशिश करती है और अपने अंकल और आंटी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। यहाँ पर उसकी आंटी उसकी मॉम की साइड लेने लगती है और कहती है कि तुम्हारे डैड मिस्टर नी बहुत मीन इंसान निकले। तुम्हारी मामा ने इतने प्यार से उनसे शादी की उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं थे, और अब जब वो इतने सक्सेसफुल बन गए तो जिंदगी के इस दौराहे पर आकर उन्होंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया है, उसे डिवोर्स दे दी है। वेल इन शॉर्ट वो बहुत सारी बुराइयां कर रही थी उसके डैड की। अंकल बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उसके लिए मॉम और डैड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी मिस्टर नी अपनी बेटी को आंखों का तारा मानते हैं। पता नहीं कितना प्यार करते हैं उससे। उसे डैड के खिलाफ मत भड़काओ। वेल अब सारे फ्रेंड्स आजकल डॉर्म में यही प्लानिंग कर रहे थे कि उन्होंने जॉब फेयर के लिए जाना है। वहां पर अपनी अपनी रेज्यूमे देंगे और उसके बाद जॉब इंटरव्यू की तलाश में रहेंगे। बेचारी शी गुआंग को बार बार वही बात याद आ रही थी जो जुआंग शू ने उससे कही थी कि क्या तुम अपने बल पर कुछ हासिल कर सकती हो, खुद को एक दफा प्रूव तो करके देखो। बस इन दी एंड उसने भी फैसला किया था कि वो इस जॉब फेयर में जाएगी। अब उस दिन सारी फ्रेंड्स इकट्ठी सुबह रेडी होती हैं और एक बस में पैक होकर वहां जाने की तैयारी में थी। उन्हें पता चलता है कि वहां बॉयज भी पहुंचे हुए हैं। शी गुआंग को नहीं पता था कि जुआंग शू भी वहां पर आएगा, क्योंकि उसे तो पहले ही जॉब मिल चुकी थी, पर वो अपने फ्रेंड्स को अकम्पनी करने के लिए वहां पर आया हुआ था। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो लोग जगह जगह स्टॉल्स पर जा रहे थे जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया हुआ था। वहाँ जो लोग भी क्वालिफाइड थे वो उनकी सीवी एक्सेप्ट कर लिया करते थे और इसी तरह से वो लोग जगह जगह फैल जाते हैं। यहाँ पर रोंग के साथ जुआंग शू खड़ा हुआ था। वो बताती है कि ये कंपनी, इसमें मैं जॉब हासिल करना चाहती हूँ। आई होप कि मेरी कोई और फ्रेंड यहाँ अपनी सीवी सबमिट ना कराए, वरना मेरा उनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। वेल अब फाइनली सारे लोग वहां से बाहर आ गए थे। शी गुआंग इन दी एंड वहां बाहर आती है और कहने लगती है कि शेंगुआंग कंपनी में मैं भी अपनी सीवी सबमिट कराना चाहती थी, लेकिन टाइम अप हो गया है। ये वही कंपनी थी जहां पर रोंग ने अपनी सीवी सबमिट कराई थी। जुआंग शू उससे कहने लगता है कि अगर वाकई तुम यहाँ अपनी सीवी सबमिट कराना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मेरी सीनियर है, मैं उसे जानता हूँ। अब ये देखकर रोंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन जुआंग शू अंदर जाता है और उसकी सीवी सबमिट कराने लगता है। यहाँ पर जैसे ही उसने उसका नाम बोला था तो बाजू में खड़ा हुआ लिन यूसन, उसके तो कान खड़े हो जाते हैं। शी गुआंग का नाम सुनते ही वो भागता हुआ आता है और उसकी सीवी पकड़ लेता है। उसकी फोटो से उसे पहचान हो गई थी कि वही लड़की है जिस पर मेरा क्रश है। एक्चुअली अब एक्सीडेंट होने के बाद शायद वो अपनी मेडिकल की फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिजनेस रन कर रहा था। अब जब सारे फ्रेंड्स वहां से बाहर जा रहे थे तो रोंग को रियलाइज होता है कि इसी फेयर में भीड़ के बीच उसका फोन कहीं खो गया है। वेल अब हॉस्टल में जाकर सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अब रोंग को इंटरव्यू की कॉल कैसे आएगी, लेकिन पता चलता है कि उसके पास ईमेल भी है और उसने अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने हॉस्टल का नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन रोंग के लिए तब एक बहुत बड़ा शॉक था जब उसे पता चलता है कि अगले ही दिन शेंगजुआन कंपनी की तरफ से शी गुआंग को तो कॉल आ चुकी है, उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। अब बेचारी को बहुत बुरा फील होता है और कुछ स्टूपिड फ्रेंड्स थी जो बार बार कह रही थी कि अब तक रोंग को कॉल क्यों नहीं आई। लिन यूसन उस कंपनी में इस वक्त जीएम की पोस्ट पर था और उसे भी पता चलता है कि मिस्टर नी की बेटी भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। मिस्टर नी एक बहुत बड़ा नाम था और उसकी सीवी पर ही बहुत से लोगों ने ये नाम नोटिस कर लिया था। ऑफ कोर्स उसे तो ये जॉब मिलनी ही मिलनी थी। अब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशंस कर रही थी। उसकी फ्रेंड फैंग उसे कहती है कि तुम्हें ये जॉब ना भी मिले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ, अपनी लिमिट्स चेक करना चाहती हूँ। अब उसके बाद जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के नाम की वजह से वो यहाँ पर भी पहचानी गई है और उसके लिए इंटरव्यू बहुत आसान होने वाला है। उसी टाइम पर कंपनी में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी कुछ फ्यूचर के फैसलों को लेकर, और यहाँ पर जब लिन यूसन से उसकी राय पूछी जाती है तो वो बहुत शार्प स्टांस लेता है और ऐसी बातें करता है जो बाकी लोग हैरान ही रह जाते हैं। उसकी बहुत दूर की सोच थी और उसने वो बातें पॉइंट आउट की थी जो बाकी लोग सोच भी नहीं सके थे, और बस इसी वजह से वो चेयरमैन की नजरों में भी आ गया था। और कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिनकी आंखों में वो खटकने लगा था और वो यही कह रहे होते हैं कि एक सर्जन ही बेहतर था, अब यहाँ पर हमारी सर्जरी कर रहा है आकर।
शी गुआंग वहां से जब बाहर जा रही थी तो सामने हुआया बैंक की बिल्डिंग को देखती है। एक्चुअली यही वो हुआया बैंक है जहाँ पर ज़ोंग शू काम करने वाला था। अब शी गुआंग लंच के टाइम पर वहां पहुंचती है और उसकी फ्रेंड्स जब उससे पूछती हैं तो उनको पता चलता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और उसे बहुत ही जल्द एक ऑफर भी मिलने वाली है। ये सुनते ही रोंग बेचारी की तो शक्ल देखने वाली थी, वो एक्सट्रीमली जेलस हो चुकी थी। रोंग को तो अभी तक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी, तो इसी बारे में क्यूरियस होती होती वो ज़ोंग शू की मॉम के घर पहुंच जाती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे ज़ोंग शू से थोड़ी फेवर चाहिए। वो घर पहुंचता है तो उससे बोलती है कि तुम्हारी जो सीनियर वहां काम करती है, तुम उससे कहो ना एक दफा चेक कर दे मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। मैं सिर्फ ये पता चलाना चाहती हूँ कि मैं लैक कहाँ पर करती हूँ। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शी गुआंग को एक मैसेज आता है कि सारे फ्रेंड्स एक जगह पर इकट्ठे हैं और तुम्हें भी वहां बुलाया जा रहा है। वो तो खुशी से भागती भागती वहां पहुंचती है, लेकिन आगे तो सारा कुछ बदला हुआ था। वो लोग बहुत गुस्से में खड़े हुए थे और ज़ोंग शू भी वहां मौजूद था। रोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है, तुम मुझे एक कंपटीशन समझती थी। इंटरव्यू की कॉल थी जो हॉस्टल में तुमने रिसीव की थी और मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आस्तीन में एक सांप पाल रही हूँ। वो उसे बहुत बातें लगाती है, बहुत बदतमीजी करती है, लेकिन आगे से शी गुआंग का कहना था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं इस सब के बारे में। लेकिन वो सारी रिसर्च करके आई हुई थी। उस दिन हॉस्टल में और कोई भी नहीं था, बाकी फ्रेंड्स सारी इकट्ठे गई हुई थी, कोई शहर से बाहर तो कोई पार्टी करने तो कोई इकट्ठे रिसर्च करने, लेकिन सिर्फ शी गुआंग ही थी जो उस दिन हॉस्टल में थी। और ज़ोंग शू ने सारा कुछ पता करा लिया था, पूरा रिकॉर्ड निकलवाया था और मालूम पड़ा था कि 2:30 पर एक कॉल आई थी हॉस्टल में जो कि किसी ने अटेंड की थी और उसने ये भी कहा था कि वो ये मैसेज जी रोंग को दे देगी। पर यहाँ शी गुआंग का कहना है कि तुम लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी लाइब्रेरी में चली गई थी और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। पर रोंग कहने लगती है कि तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं और ज़ोंग शू इकट्ठे हों, क्योंकि उसकी बिल्डिंग मेरे ऑफिस के सामने होने वाली है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती थी ना और खुद वहाँ जॉब कराना चाहती थी। तुम्हारा शुरू से इस पर क्रश था। बेचारी को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी होती है। वो बोल रही थी लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो एक कॉल भी करना चाहती थी लेकिन ज़ोंग शू से फोन छीन लेता है और उसके बाद वो रोती हुई वहां से चली जाती है। अब इसके साथ ही उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। ये 4 साल यूनिवर्सिटी में उसने इस तरह से गुजारे थे कि बस ज़ोंग शू को देखती थी और दिल ही दिल में उसे पसंद करती थी। उसने इधर उधर से कंफर्म भी कर लिया था और एक दफा रोंग से जाकर खुद बात की थी कि क्या तुम्हारे और ज़ोंग शू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद उसने जाकर ज़ोंग शू को प्रपोज कर दिया था, लेकिन ज़ोंग शू ने उससे बोला था कि आई एम सॉरी। फिर भी बेचारी ने दिल छोटा नहीं किया था, कहा था कि मैं तुम्हें परसू करती रहूंगी, शायद एक दिन तुम्हारा मन बदल जाए। बाद में लोगों ने उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि कुछ लोगों ने उसे प्रपोज करते हुए देख लिया था और सब यही कह रहे थे कि ये रोंग और ज़ोंग शू के बीच में एक दीवार बनना चाहती है, अपनी ही रूममेट के साथ ये गद्दारी कर रही है। तब भी बेचारी इसी तरह से अपसेट हुई थी और आज फिर से हुई है। अब ऑफ कोर्स वो हॉस्टल तो जा नहीं सकती थी, उसका मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर से अंकल के घर चली जाती है। उसका कजन उसे देखता है तो कहता है कि आज फिर क्या किसी से रिजेक्ट होकर आई हो, 2 दफा दिल तोड़वा लिया है तुमने। बस यही सुनते ही उसे फिर से जोश चढ़ता है और अगले दिन वो जाकर अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर रही थी। हॉस्टल पहुंचती है अपना कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन रोंग यहाँ पर आती है और उसकी इतनी सारी इंसल्ट करने के बाद अब उससे कहती है कि ज़ोंग शू ने मेरे लिए दोबारा से इंटरव्यू अरेंज करा लिया है और इसके साथ ही मुझे एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट में दिया है। चलो मैंने तुम्हें माफ किया जो भी हुआ। लेकिन शी गुआंग उससे कहती है कि इतने छोटे से गिफ्ट पर इतनी शो मारने की क्या जरूरत है। पर उसका कहना था कि गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, ये बस ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ी देर बाद फैंग हॉस्टल में पहुंचती है। वो तो हैरान थी, उसे कुछ बात का पता नहीं था कि सारे अपसेट क्यों बैठे हुए हैं। इतने में एक फ्रेंड बताती है कि शी गुआंग को कॉल आई थी रोंग के लिए, लेकिन उसने जानबूझकर उसे इंटरव्यू का नहीं बताया। फैंग कहती है ये किसने बोला, वो कॉल मैंने अटेंड की थी। बस उसका यही बोलना था कि सबको पता चल गया था कि शी गुआंग बेचारी इनोसेंट थी। अब उसके बाद फैंग सबको एक जगह खाने पर बुलाती है बहुत कुछ क्लियर करने के लिए। कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था और एक टीचर को भी। वो उन्हें प्रूफ दिखाती है कि उस दिन मैं अपनी कोई चीज हॉस्टल में भूल गई थी, तो इसलिए अपना कार्ड उठाने के लिए वापस आई थी और उसी टाइम पर वहाँ कॉल आई थी और कोई भी नहीं था। अब ये कॉल अटेंड करने के बाद ही मैंने टैक्सी पकड़ी थी। और हाँ, मैंने रोंग को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम उसे पर्सनली दोबारा कॉल करेंगे और उससे खुद बात करेंगे। और बस उस दिन के बाद मैं आज ही तो वापस आई हूँ। अब थोड़ी देर बाद वहाँ शी गुआंग भी पहुंच जाती है
और कहती है कि मैंने भी कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं। उसी टाइम पर उसने लाइब्रेरी में अपनी बुक सबमिट कराई थी जब 2:30 मिनट्स हुए थे और उसके पास एक कंप्यूटराइज्ड रसीद भी थी जिस पर टाइम लिखा हुआ था। इससे साफ पता चलता था कि शी गुआंग बिल्कुल ठीक कर रही है और फेंग उसे कवर नहीं कर रही। उसे एचआर डिपार्टमेंट में जो मिला था उसके डैड को अच्छे से जानता था। उन्होंने सारी रिसर्च कर ली थी और पता चला था कि एक एम्प्लॉय ने ऐसा ही बोला था, लेकिन उसके बाद वो कॉल करना भूल गए थे। बाद में झूठ बोल दिया था कि हमने पैगाम देने को बोला था। वो अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाहते थे। और शी गुआंग इसके साथ साथ ये भी कहती है कि अगर ये कंपनी और इसके एम्प्लॉयज इतने ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं और मुझे इनकी वजह से इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है तो मैं इनकी जॉब ऑफर को भी रिजेक्ट करती हूँ। बस इसके बाद तो वो एक हीरो बनकर सामने आई थी और हर तरफ ग्रुप्स में गॉसिप्स होना भी स्टार्ट हो गई थी। शी गुआंग को हर कोई इनोसेंट बोल रहा था और रॉन्ग के बारे में कहा जा रहा था कि उसने बिना सोचे समझे इस लड़की पर इल्जाम लगा दिया है। वेल उसके साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स थी और फेंग कहती है कि मैंने यहाँ पर रॉन्ग को और उसकी बेस्टी सीलिंग को भी बुलाया था, लेकिन वो दोनों ही यहाँ नहीं आई। जुआंग शू को भी अपनी उसी सीनियर के थ्रू पता चलता है कि जो शी गुआंग कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो वाकई इनोसेंट थी और उस बेचारी पर इतना बड़ा ब्लेम डाल दिया गया था। इतने में जुआंग शू के पास उसकी मॉम आती है और उससे कहने लगती है कि रॉन्ग बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर चूज क्यों नहीं कर लेते। और इसके साथ साथ वो कुछ ऐसा भी मेंशन करती है कि जिसके थ्रू लग रहा था कि जुआंग शू ने अपनी सिफारिश के थ्रू रॉन्ग को वहां की इंटरव्यू कॉल दिलाई थी। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।